हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम देखने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। आपको टाइम 1 आवर दिया जाता है और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे मद्देनज़र रखते हुए हम आपको लिए लाए हैं सेट नंबर 2। टोटल 10 सेट करवाया जाएगा इस पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचे। इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो आइए पढ़े जितना जरूर जितना मोटो के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वार्टजाइट में बी क्लासिफाइड एज। क्वार्टजाइट्स में बी क्लासिफाइड एज ये किस तरह का रॉक है? कैल्शियस सैंडली रॉक है, आर्जिलिस है, या ऑर्गेनिक है, या सिल्किस रॉक है? तो आपका क्वार्टजाइट किस तरह का रॉक है? ये आपका सिलिकस रॉक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इन हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। एडिंग वाटर टू लाइम और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड लाइम में, उसे हम क्या जानते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इन हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज स्लैकिंग, हाइड्रेशन, कैल्सिनेशन, क्विंचिंग, वाटरिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इस प्रोसेस का नाम है स्लैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह क्या कहता है? द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। वैसा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए, वो कौन है? तो आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A, ये आपके सारे अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है आपका? ऑन मोहर्स स्केल ए स्क्रैच विद द एड फॉर ए फिंगर नेल इंडिकेट्स ए हार्डनेस ऑफ। मोहर्स स्केल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है हार्डनेस चेक करने के लिए। हार्डनेस नंबर दिया जाता है 1 to 10, जिसमें टैलेस का हार्डनेस नंबर 1 है और डायमंड का 10, कोरंडम का 9। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि अगर वो वहाँ पे स्क्रैच फिंगर से आ गया तो मोहर सर्कल का हार्डनेस नंबर क्या होगा अगर फिंगर से स्क्रैच आ गया? तो जनरली जो फिंगर से स्क्रैच आता है तो उसका रेंज होता है 2 to 3। तो इसमें 2 और 3 में बेटर आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगर रेंज पूछे तो 2 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 तो ये क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वुड प्रिजर्वेटिव सीरोसॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम। वुड का जो प्रिजर्वेटिव है सीरोसॉट, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? वुड और कोल, एसिटिक क्यूप्रिक क्रोमेट, क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड, या पेंटाक्लोरोफेनॉल। इसका सही आंसर है वुड और कोल। वुड प्रिजर्वेटिव जो होता है सीरोसॉट का, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? वुड या कोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज रेजिस्टेंस ऑफ फायर। इनमें से कौन सा पेंट है जो फायर का रेजिस्टेंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस पेंट। एस्बेस्टॉस पेंट जो है आपका ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ फायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 तो ये क्या कहता है आपका? द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर कंपेरेटिवली वेरी लो एज। जो एक्सपेंशन और श्रिंकेज होता है प्लाईवुड्स का, वो कंपेरेटिवली लो होता है। क्यों? ऑप्शन नंबर ए दे आर हेल्ड इन पोजीशन बाय एडहेसिव, जी नहीं। दे आर ग्लूड अंडर प्रेशर, इसके कारण भी नहीं। पाइल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी कारण क्या होता है? एक्सपेंशन और श्रिंकेज जो प्लाईवुड का होता है वो कंपेरेटिवली क्या होता है? काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट डेट ए मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट क्या होगा जो कि एक मेजरमेंट वेरी करता है ट्रू वैल्यू से? तो परमिसिबल एरर। मैक्सिमम यही परमिसिबल एरर तक ही कोई भी एरर मैक्सिमम अलाउेबल होता है। तो परमिसिबल एरर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 तो ये आपका क्या कहता है? द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ ए ट्रावर्स आर जनरली मेजर्ड। जो इंक्लूडेड एंगल्स होता है ट्रावर्स का, वो जनरली मेजर्ड कहता है कहाँ से? क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन, हाँ। क्लॉकवाइज और फॉरवर्ड स्टेशन, जी नहीं। एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज ही क्या आता है और कहाँ से क्या आता है? बैक स्टेशन से। बैक स्टेशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, वही आपका इंक्लूडेड एंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू। एक बिल्डिंग ऑब्स्टेकल किस में है? तो चेनिंग में तो है ही और साथ साथ रेंजिंग में भी है, यानी बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फॉर ए टैकोमीटर द एडेटिव एंड मल्टीप्लेइंग कांस्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। टैकोमीटर में एडेटिव और मल्टीप्लेइंग कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली कितना होता है? तो हम डी बराबर क्या जानते हैं, के एस प्लस सी, के एस प्लस सी, जहाँ सी का वैल्यू 0 होता है और के का वैल्यू 100 होता है। तो 100 एंड 0, तो वहाँ पे पहले पूछा एडेटिव, तो एडेटिव का वैल्यू 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का 100, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 0 एंड 100। तो 0 एंड 100 आपका कोई ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपका इसमें से ऑप्शन सारे गलत हैं। 100 एंड 0 है, पर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली टर्म का इस्तेमाल किया है, तो ये नहीं जाएंगे इसके साथ। इसका आंसर होगा कौन सा सही, 0 और 100, ये सही आंसर है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये बात जान जाइए, बी के साथ नहीं ए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह 100 है, यहाँ पे गलती से उसने 1000 कर दिया होगा, तो आप ए के साथ जा सकते हैं, पर इसमें कोई भी सही नहीं है। 0 और 100 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है, ए सर्वे विच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडी सच एज सन और एनी अदर फिक्स्ड स्टार इज डन इज नोन एज। तो इसको आपको क्या बोलते हैं, वैसा सर्वे जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं हेवनली बॉडी, जैसे सन का और भी कोई फिक्स स्टार का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल सर्वे, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आपका सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर मेथड्स ऑफ। जो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम है वो किसका मेथड है, ओरिएंटेशन, रिसेक्शन, ट्रावर्सिंग एंड रिसेक्शन या ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। तो जो आपका 2 और 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स है वो मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, सर्वे ऑफ इंडिया बाज पब्लिशिंग टॉप सीट्स यूजिंग ए स्केल ऑफ। जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन सा स्केल का इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1:50,000 स्केल का इस्तेमाल करता है सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉवर एग्जीबिटर इज कंसिडर्ड मोस्ट एफिशिएंट इन लोडिंग कैरियर्स। कहता है इनमें से लोडिंग कैरियर्स में इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट डबल कैरियर्स कौन सा है। तो इसमें आपका कहीं कहीं डिपर सॉवल और कहीं कहीं काम साल भी है, पर आप इसमें अगर आप जाएं तो मोस्ट आपका एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आप डिपर सॉवल के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो ये क्या कहता है, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन। जो प्रोजेक्ट में जो जब हम टाइम को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, increasing the direct cost and decreasing the indirect cost, increasing the direct cost and indirect cost both, या decreasing the direct cost and indirect cost both। देखिए जब हम टाइम कमाएंगे तो आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे किसी लेबर का रहना वगैरह, हाँ ये सब तो कमेगा, लेकिन मशीन का ज़्यादा काम पड़ेगा, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट कम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, ए सीरीज लिमिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस एक्टिविटी इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। कहता है एक सीरीज लिमिटेशन जो है इंटरडिपेंडेंसीज का वेरियस एक्टिविटीज़ में वो जनरली ऑब्जर्व होता है, कहाँ, तो बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है आपका कि जितना भी जो वेरियस एक्टिविटी होता है वो उसमें दिख जाता है आपको, और उसमें लिमिट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है बार चार्ट के लिए, और उसमें वेरियस एक्टिविटी को एब्जॉर्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ। सेंसिटिविटी एनालिसिस किसका स्टडी है, कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपेरिजन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, चेंजेस इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, इकोनॉमिक्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो स्टडी है कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है काम सेल्स आर यूज टू रिमूव लूज मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। अभी आपने ऊपर देखा था कि काम सेल क्या था, लोड कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे अच्छे से कैरी करने के लिए, पर इसका मेन काम है रिमूव लूज मटेरियल। तो ये कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकता है, कॉफर डैम से कर सकता है, सीवर मैनहोल से भी कर सकता है और पायर फाउंडेशन से भी कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जगह से कॉलम सेल आपका क्या कर सकता है, लूज मटेरियल को रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, ये कि सेट नंबर 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट्स इन द एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। कहता है कि पॉल्यूटेंट जो एयर का है वो फॉर्म किया है क्या, किससे होता है, पार्टिकुलेट, एरेसॉल्स, दोनों से तो होता ही है, ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर सी भी, गैसेज और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड एनी ऑफ द एबव। अगर
इन सभी के कारण भी क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, कोई भी एक है तो पॉल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वैसा पानी जो इम्प्योरिटीज से फ्री हो वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो रिवर में पानी में इम्प्योरिटी होता है, बेल में भी इम्प्योरिटी होता है, लेक में भी होता है, रिजर्वायर में भी होता है, पर स्प्रिंग अलोंग द हिल स्लोप के पास जो पानी होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज होता है, ऑलमोस्ट 0%, क्योंकि वो डाइल्यूशन भी कर चुका होता है, वो सेडिमेंटेशन भी कर चुका होता है, और वो सीपेज भी और पर्कुलेशन सारा प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है ऑलमोस्ट। तो ये स्प्रिंग लॉन द हिल स्लोप जो होता है वहाँ पे आपको पानी क्या मिलता है, प्योर मिलता है बाकी सब के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर इज सेड टू बी सेप्टिक, कह रहा है कि वेस्ट वाटर को आप सेप्टिक कब कहेंगे, तो वेस्ट वाटर इज सेप्टिक व्हेन, तो कब है, इट इज़ नोन टू कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है, अगर उसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहेगा तभी हम उसको सेप्टिक बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन, ये भी जरूरी नहीं है। इट किल्स फिश एंड प्लांट्स लाइफ एंड स्टिमुलेट्स इम्यूनिटी, ये भी नहीं है। द चीफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इन इट इज ऑफ द एनारोबिक टाइप, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसमें कुछ भी ऐसा कुछ आ गया एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, पानी को हम क्या बोल देंगे, सेप्टिक बोल देंगे। तो वेस्ट वाटर इज सेड टू बी सेप्टिक व्हेन द चीफ फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इन इट इज ऑफ द एनारोबिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है, द स्टेटमेंट ऑफ अ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज द हुक्स लॉ होल्ड गुड्स अप टू, ये जो भी मैकेनिकल और सिविल के बच्चे उन्हें तो अच्छे से आता होगा कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ए केबल इज कट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कोई केबल है उसको हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ क्या कर दिए हैं हम, कट कर दिए हैं। द मैक्सिमम लोड विच द केबल कैन सपोर्ट वुड, तो उस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मैक्सिमम लोड कितना वो झेल सकता है उसमें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, तो ये आपका क्या कहता है, two beams of equal cross sectional area are subjected to equal bending moment if one beam has a square cross section and the other has circular section, then कहता है कि दो बीम है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया है और सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट, देन इफ वन बीम हैज a square cross section and another है circular section, then तो ये तो आपको पता है कि सर्कुलर सेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, तो सिग्मा का वैल्यू m/z, मोमेंट सेम है, और जिसका आपका z का वैल्यू ज़्यादा वो कम स्ट्रॉन्ग है, तो z का वैल्यू किसका ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर का, तो कम स्ट्रॉन्ग है, तो सर्कुलर सेक्शन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली अलॉन्ग द लेंथ शियर स्ट्रेस डेवलप्स ऑन इट, कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें कह रहा है कि लोड को वो ट्रांसवर्सली अलोंग द लेंथ, तो लेंथ आपका ये हुआ उसके ट्रांसवर्सली यानी इधर, सॉरी अलोंग द ट्रांसवर्सली अलोंग द लेंथ, तो ये हो गया, ये आपका ये नहीं ये, तो द शेयर स्ट्रेस डेवलप्स ऑन इट, तो शेयर स्ट्रेस उसका कहाँ पे डेवलप्ड होगा, तो जब इस तरह से होगा तो ये मिडिल फाइबर जो कहीं रहेगा उस बीच में कहीं शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, स्लेंडरनेस रेशियो हैज़ ए डायमेंशन इज, तो स्लेंडरनेस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एल बाई रेडियस ऑफ जायरेशन आर, तो ये दोनों लेंथ का फॉर्मूला है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्लेंडरनेस रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द स्लेंडरनेस ऑफ ए कॉलम इज जीरो व्हेन, द स्लेंडरनेस जो होता है कॉलम का वो जीरो होगा कब, कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड, जी नहीं, बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम्स आर इंटरनली फ्रीलिंग, जी नहीं, इसमें तो दुगना हो जाता है, कॉलम इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट हिज लेंथ, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉलम इज सपोर्टेड ऑन सिर्फ 2 इंच नहीं करा, ऑल साइड्स करा, जब चारों तरफ से ये सपोर्ट हो जाएगा कॉलम का, तो स्लेंडरनेस जो होगा कॉलम का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, तो ये क्या कहता है, द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट इन ए लोडेड कैंटिलीवर और बीम कैरिंग सेवरल लोड्स कैन बी फाउंड आउट बाय द, जो स्लोप और डिफ्लेक्शन होता है कोई भी पॉइंट पे लोड इन ए लोडेड कैंटिलीवर और बीम कैरिंग सेवरल लोड्स, उसको हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क से निकालते हैं, ये भी एक तरह का मेथड है स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो
मोमेंट एरिया मेथड, ये भी है आपका मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैक्लोस मेथड, ये सभी मेथड से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। एनी ऑफ द एबव मेथड से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, डिफ्लेक्शन ऑफ इन बीम इज मैक्सिमम वेयर द स्लोप इज। डिफ्लेक्शन जो बीम में होगा वो मैक्सिमम होगा स्लोप का कहाँ पे, तो जहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका 0 होगा, वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू इक्वल्स √3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, द फोर्सेज आर देन इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ। तो कह रहा है कि फोर्सेज आपस में किस एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। आप देख सकते हैं क्या कर दें, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दें और प्लस क्या हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में 2a प्लस बी यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बच जाएगा प्लस टी पी क्यू प्लस हट जाएगा, यहाँ से 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको चाहिए 3p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, हाँ जी 1/2 हो जाएगा, -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2q स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कट जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप जब 120 तरीके को पुट करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप तो रिजल्टेंट निकालना जानते होंगे, हमने वहाँ पे बस बोल दिया, तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, तो ये क्या कहता है, आपको इस तरह से कोई मैकेनिज्म दे दिया है फिगर में, उसमें कहा है कि द लाइन ए बी इज फ्री टू टर्न इन वर्टिकल प्लेन थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी में वर्टिकल प्लेन में ये क्या फ्री टू टर्न है। इट इज ए फास्टेंड बाय बी सी, बी सी से क्या हुआ है, ये कसा हुआ है टू ए पॉइंट दैट लाइज ऑन द वॉल वर्टिकली अबव पॉइंट ए फॉर ए लोड ऑफ 1000 न्यूटन सपोर्टेड बाय केबल एट द फ्री फोर्स अलॉन्ग ए बी वुड। ए बी के अलॉन्ग फोर्स कितना होगा ये पूछ रहा है, इसके अलॉन्ग फोर्स कितना होगा, द फोर्स अलॉन्ग ए बी। तो आपको एक तरह से इस तरह से ऐसे लग रहा है ये फोर्स, ठीक, और आपका ये क्या हो रहा है यहाँ पे कितना 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये देखिए इसका कुछ इस तरह से आपका क्या हो गया, हम पी पॉइंट यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ से आपको लग रहा है ये 1000 और ये ए बी आ गया कुछ इस तरह से, ये 1000 हो गया। आपके इसके अलॉन्ग फोर्स निकालना है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। तो आपको निकालना है ये फोर्स, इसके अलॉन्ग फोर्स कितना होगा, ठीक। तो ये आपका 1000 है, तो आप एंगल देख लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये जब आप इसको सॉल्व करिएगा इस तरह से तो आप इसके अलॉन्ग फोर्स निकाल लीजिए, ये टोटल एंगल, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं 3/4, यहाँ पे थीटा ले लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4 हो जाएगा tan थीटा, तो ये एंगल निकल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा आपको, तो उस हिसाब से ये एंगल भी निकाल लीजिएगा और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 800 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसका वेट कितना है 80 न्यूटन है और रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल बार एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर अबव द ग्राउंड, द फुट ऑफ द लैडर बीइंग 10 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन प्रेशर ऑन द वॉल इन न्यूटन इज। ये सेम उसी तरह का सवाल है, बस आपको एंगल वगैरह निकालना है। 80 न्यूटन लैडर का वेट दे दिया, 12 मीटर ऊपर है और 10 मीटर तक वो इंक्लाइंड है, तो प्रेशर पूछ रहा है वॉल पे कितना लग रहा है। कुछ नहीं करना है, फोर्स बाय एरिया कर देना है, एरिया आपको तो पता ही है। तो आपके जब इसको सॉल्व करेगा तो आपका आ जाएगा 33.3 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, फिर से आपका एक मैकेनिक्स का सवाल है और यहाँ भी वही पूछ दिया है कि एक स्फीयर है जिसका वेट 400 न्यूटन दिया हुआ है, रेस्ट इन ए ग्रुप फॉर्म्ड बाय टू प्लेन्स ओ एंड ओ बी एंड दिस प्लेन्स आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, ठीक है। द रिएक्शन ऑन प्लेन ओ बी विल बी अबाउट, ओ बी पे कितना रिएक्शन लगेगा, द रिएक्शन ऑन द प्लेन ओ बी अबाउट।
तो आप ये देख लो, ये आपका वेट लग रहा है 400 न्यूटन, तो यहाँ पे तो 400 लगेगा ही। ओबी पे पूछ रहा है, नहीं इसके अलॉन्ग पूछ रहा है, तो ये 60 है आपका। ठीक, ये 60 है आपका, ये टोटल 90 है। ठीक, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ओबी के अलॉन्ग इसको निकालिएगा, जब आप ओबी के अलॉन्ग इसको निकालिएगा तो आपका 400 आ जाएगा, और ये 400, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 60, तो ये 30, तो ये भी 30, तो आप इधर 400 कॉस 30 के साथ जा सकते हैं। 400 कॉस 30 यानी 400 कॉस 30 हो जाएगा ना। 400, ये आपका 30 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30, और ये 400, तो 400 कॉस 30, तो 400 कॉस 30 को जब सॉल्व करिएगा तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, तो कहता है द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी शोज द बॉडी। जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है बॉडी का, वो शो करता है बॉडी को विथ इट्स सराउंडिंग एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ये ज़्यादा आप रिपीट नहीं है, और ऑप्शन देखते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ऐसा बताते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड ऑल एक्सटर्नल एक्शंस एक्टिंग अपॉन इट, ये होगा सही आंसर। उसको हम आइसोलेट कर देते हैं हर जगह से, और फिर अप्लाई कराते हैं क्या, सारा एक्सटर्नल एक्शन उस पर जो लग रहता है वो दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, ये क्या कहता है आपका, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोमेंट, कपल एंड टॉर्क। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोमेंट, कपल एंड टॉर्क में क्या करना है, चूज करना है। पहला कहता है टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस आर सेड टू फॉर्म ए कपल, बिल्कुल सही जवाब। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, ये भी सही है। द मोमेंट ऑफ ए कपल इज नोन एज टॉर्क, ये भी सही है। द सम ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल इन एनी डायरेक्शन हैज ए डिफिनिट नॉन जीरो वैल्यू। द सरफेस ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल इन एनी डायरेक्शन हैज ए डिफिनिट नॉन जीरो वैल्यू, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यही रॉन्ग कंटेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, A 50 turn coil is linked with a magnetic flux of intensity इतना webers. If the direction of this flux is reversed in 0.01 second, then the EMF induced in the coil will be। कहता है कि एक 50 टर्न कॉइल है जो इसको लिंक कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है और डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स रिवर्स कर दिए हैं, तो EMF जो इंड्यूस होगा कॉइल में वो कितना होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा फॉर्मूला रख के, तो आपका आंसर आएगा 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 38 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं V/D। तो अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, तो लीनियरली बढ़ेगा, यानी E इज इक्वल टू V/D। तो जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, यानी सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। अगर एनर्जी कहता तो एनर्जी बराबर हाफ CV² होता है, तो ये स्क्वायर में होता, पर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा तो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या कहता है आपका, द ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज्ड इन DC लाइन बिकॉज। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग DC लाइन में नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देयर इज नो नीड टू सेटअप द DC वोल्टेज, ऐसा बात नहीं है। लॉसेज इन द DC सर्किट है, ऐसा बात भी नहीं है। फैराडे लॉ इज नॉट वैलिड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल वहाँ नहीं करते, क्योंकि हम DC में स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैराडे लॉ वैलिड नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होता है, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल DC लाइन में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ए सीरीज मोटर एट नो लोड डेवलप्स। अगर कोई सीरीज मोटर है उस पर कोई लोड नहीं लगता है तो वो क्या डेवलप करेगा, तो वो इन्फिनाइट स्पीड डेवलप करता है। नो लोड, अगर हाई लोड रहेगा लोड लगेगा तो स्लाइटली कम हो जाएगा स्पीड, पर नो लोड है तो वो इन्फिनाइट स्पीड, उसके पास बहुत सारा स्पीड होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, तो ये क्या कहता है आपका,
इफ़ द सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ डीसी शंट मोटर्स आर इंटरचेंज, अगर सप्लाई टर्मिनल्स डीसी शंट मोटर्स का इंटरचेंज हो जाएगा तो मोटर स्टॉप कर जाएगा, या मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज रनिंग, या द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल रिवर्स, या मोटर स्पीड विल इंक्रीज, या मोटर विल बर्न। तो अगर हम सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ डीसी शंट मोटर का इंटरचेंज कर देंगे तब भी मोटर क्या करेगा, नॉर्मल स्पीड से सेम डायरेक्शन में ही क्या करेगा, रन करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इन द केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर एज द लोड करंट इंक्रीजेज द टर्मिनल वोल्टेज। डीसी शंट जनरेटर के केस में लोड करंट को जब हम बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या करेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टर्मिनल वोल्टेज आपको क्या कर रहा है, डीसी शंट जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, डीसी शंट जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, इन द केस ऑफ डीसी शंट जनरेटर लोड करंट इंक्रीजेज, लोड करंट को हम बढ़ा रहे हैं। जब लोड करंट बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, कमेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिक्रीजेस ग्रेजुअली स्लाइटली फ्रॉम ए मैक्सिमम रेट, यानी लोड बढ़ाएं तो ग्रेजुअली मैक्सिमम रेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बड़े क्वेश्चन की तरफ, तो कहता है फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू द इरिवर्सिबल इट इज़ नेसेसरी डैट। तो ये आपका क्लाउजी स्टेटमेंट है जो कि कहता है कि आपका डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आपका इरिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो होता है और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, यानी इसका आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर इक्वल टू जीरो कहेंगे तो किसका हो जाएगा, वो रिवर्सिबल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ इन्वर्स टेंस टू, एंट्रोपी ऑफ इन्वर्स टेंस टू बी मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो एंट्रोपी ऑफ इन्वर्स होता है वो टेंस टू बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, तो ये क्या कहता है आपका, अवेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एट एनी गिवन स्टेट इज, अवेबिलिटी जो होता है सिस्टम का कोई भी गिवन स्टेट पे वो क्या होता है, ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, या द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। इन देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी तो होगा नहीं, और सी और डी में लोगों को कन्फ्यूजन होगा। पर ये देख लीजिए, जो एबिलिटी ऑफ सिस्टम होता है कोई भी गिवन स्टेट में वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल होता है, ना कि यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल, और सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, ना कि यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस फ्रॉम द डाटा ऑफ अदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। कहता है इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से इवेल्युएट होता है और अदर डाटा जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम होता है वो क्या होता है, इवेल्युएट होता है। तो इसका सही आंसर है एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े, क्वेश्चन नंबर 37, तो ये क्या कहता है कि a Carnot cycle is having an efficiency of 0.75 and if the temperature of the high resistance reservoir is 727 degree Celsius, what is the temperature of low temperature reservoir। कहता है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का क्या होगा। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट साइकिल का जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1, यानी यहाँ पे T2 बोले तो T लोअर और T1 बोले तो हाइयर, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो पहले 727 डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट कर लें, केल्विन में कन्वर्ट कर लें, यानी इसमें प्लस क्या कर देंगे आपको 273, यानी आपका क्या हो जाएगा 1000 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। तो आप इसमें पुट कर देंगे, इनका वैल्यू 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस आपको TL तो निकालना है बटा 1000। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1000 और यहाँ 75 तो 750, 750 1000 तो 250 डिग्री केल्विन आएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए 250 केल्विन में आएगा। आपका ऑप्शन किस में है, बच्चे 250 निकालेंगे और डी में मार देंगे, पर ऑप्शन ये आपका 250 केल्विन में आया, ऑप्शन सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें 273 माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सावधानी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, तो ये क्या कहता है, A composite slab has two layers of different materials having thermal conductivities K1 and K2. If each layer has same thickness, the equivalent thermal conductivity of the slab would be। एक कंपोजिट स्लैब है, 2 लेयर है डिफरेंट मटेरियल्स का जिसका थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 है, तो ईच लेयर है सेम थिकनेस, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब वुड बी 2 K1 K2 बटा K1 प्लस K2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर थर्मल कंडक्टिविटी है निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और अगर कैसा है
कंपोजिट स्लैब है तो इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा 2K1K2 बटा K1 प्लस K2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 49। तो ये क्या कहता है आपका, विथ एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड ए सर्कुलर पाइप हीट लॉस टू सराउंडिंग ड्यू टू। कहता है इंक्रीज करेंगे थिकनेस ऑफ अगर इंसुलेशन अराउंड ए सर्कुलर पाइप में तो हीट जो लॉस होगा सराउंडिंग में वो किस वजह से होगा। तो कन्वेक्शन बढ़ जाएगा, सही बात है। पाइल डेट ड्यू टू द कंडक्शन डिक्रीजेज, यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन बढ़ जाएगा और जो वाइल दैट ड्यू टू द कंडक्शन डिक्रीज, और कंडक्शन घट जाएगा कब, जब हम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन राउंड सर्कुलर पाइप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जो हीट लॉस होगा सराउंडिंग में वो कन्वेक्शन के कारण बढ़ेगा लेकिन कंडक्शन के कारण घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, इन ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन द टू सिग्निफिकेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर्स आर। कहता है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में जो टू सिग्निफिकेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर है वो कौन कौन है, यानी आपको डायमेंशनलेस पैरामीटर्स चुनना है। तो आपका 2 हो जाएगा इसमें, एक फॉरियर नंबर तो कंफर्म है, ऑप्शन नंबर बी और डी में से ही एक सही होगा। अब एक गलत काटना है, तो रिलाउंस नंबर के पास तो डायमेंशन होता है, वाइट नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वाइट नंबर होता क्या है, जो बच्चे सिविल के होंगे और इलेक्ट्रिकल के होंगे उन्हें तो ये नहीं पता होगा। तो बायोट नंबर आपका होता है बेसिकली, एक मिनट, बायोट नंबर आपका होता है HL/K, HL/K, जहाँ K L आपका लेंथ हो जाता है और K आपका थर्मल कंडक्टिविटी और H हो जाता है आपका कन्वेक्शन हीट कोफिशिएंट। तो बायोट नंबर ये और फॉरवर्ड नंबर दोनों क्या, फूरियर नंबर दोनों क्या है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये आप याद रखें HL/K। अगर इसको और बात करें तो इंटरनल कंडक्शन बता एक्सटर्नल कंडीशन का रेशियो होता है बायोट नंबर। तो दोनों कंडक्शन का रेशियो ही है, कोई रूट वगैरह नहीं है, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो बायोट नंबर इसका सही आंसर है, बायोट नंबर एंड फूरियर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इस पर और जनरल इंजीनियरिंग के शेड्स आने वाले हैं और साथ ही साथ डेट एग्ज़ाम का बढ़ गया है तो कुछ और इस पर BPSC AE से ही रिगार्डिंग अपडेटेड पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो कृपया चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करें। थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।